So we'll start with describing experimental setup for photoelectric effect. अब आपको याद होगा, you have understood I guess, नहीं तो फिर वापस बता देता हूँ। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या? बेसिकली हमारे पास एक मेटल सरफेस है जिस इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोसेंसिटिव सरफेस. When light of suitable frequency is incident on this surface, there is emission of electrons. तो जब लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी इस पे इंसिडेंट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे. द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि ये इमिशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फोटॉन्स, हेंस दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अब ये लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों है ये वापस हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यू शुड नो कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. अगर उतना एनर्जी फोटोन के पास होगा तो ही इमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो दिस इफेक्ट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल, और ये जो सरफेस है इसको फोटोसेंसिटिव सरफेस बोलते हैं, is known as photoelectric effect. In short, emission of electrons due to photons is called as photoelectric effect. हमको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेल में स्टडी करना है. डिटेल में स्टडी करना है मतलब ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करेगा हमको ये देखना है. फॉर एग्जांपल, एज आई टोल्ड यू, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उसको हम एक प्लेट के थ्रू कलेक्ट करते हैं जिसको बोलते हो कलेक्टर प्लेट. कलेक्टर प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके सर्किट में भेजेगा एंड यू मेजर करंट. तो इन शॉर्ट वी वांट टू चेक, वी वांट टू स्टडी कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है. तो वी वांट टू स्टडी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लेकिन ऑब्जर्वेशन स्टडी करने से पहले हमको उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप पता होना चाहिए. तो कल मैंने आपको रफली बताया था एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है. आई विल रिपीट अगेन, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप में 4-5 चीजें होनी चाहिए. नंबर 1, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है मतलब सोर्स ऑफ फोटॉन्स होना चाहिए. नंबर 2, इमिशन होता है एक प्लेट से जिसको आप इमिटर प्लेट बोलते हो, तो इमिटर प्लेट होना चाहिए. नंबर 3, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए वो कलेक्ट होते हैं थ्रू अ प्लेट, तो कलेक्टर प्लेट होना चाहिए. नंबर 4, अपने आप इलेक्ट्रॉन इमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट पे जाएगा नहीं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा. तो आपको सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, राइट. और दूसरा, हमको इस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग वोल्टेजेस अप्लाई करके देखने हैं, मतलब कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को हम अलग अलग वैल्यूज पे सेट करेंगे. तो पोटेंशियल का वैल्यू चेंज करने के लिए एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट होता है, तो वो वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स बोलते हैं उसको. तो ये पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट या फिर वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स होना चाहिए. हमने जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया है, तो करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके कहाँ भेजोगे? सर्किट में भेजोगे. सर्किट में करंट मेजर होगा. अभी करंट मेजर करने के लिए आपको माइक्रोमीटर चाहिए. तो दिस इज व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. तो इफ यू कैन सी, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसमें हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है S, एंड दिस सोर्स इज नथिंग बट अल्ट्रावायलेट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि एक मिनिमम एनर्जी लगता है इमिशन के लिए, और मिनिमम एनर्जी कितना होता है? कम से कम अल्ट्रावायलेट होना चाहिए. तो वी हैव अ अल्ट्रावायलेट सोर्स ऑफ लाइट. यहाँ से फोटॉन्स एमिट होंगे, दे विल एंटर इनटू इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. ये हमारे पास एक ट्यूब है विच इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. इवैक्यूएटेड मतलब यहाँ से पूरा गैस बाहर निकाल लिया है, अंदर क्या है? वैक्यूम है. तो वी हैव इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. और वैक्यूम क्यों होना चाहिए मैंने आपको ये भी बताया था, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स इमिटर प्लेट से इमिट होंगे और वो कलेक्टर प्लेट के पास जाएंगे, अगर बीच में गैस के एटम्स हुए तो इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन्स. कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम एंड दे में ट्रांसफर देयर एनर्जी, जो हमको नहीं करना है. क्योंकि अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स ने अपना एनर्जी ही ट्रांसफर कर दिया तो हमको जो भी करंट मिलेगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम मिलेगा. तो दैट इज व्हाई दिस ट्यूब शुड बी इवैक्यूएटेड. तो हमारे पास एक सोर्स था, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है, एक इमिटर प्लेट है. इमिटर प्लेट ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, और बेसिकली आप आगे सीखोगे कि इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पे कोटिंग भी करते हैं. तो दिस इज मेड फोटो सेंसिटिव, मतलब जैसे ही यहाँ पे फोटोन इमिट हुआ इट शुड इमिट, सॉरी, जैसे यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट हुआ इट शुड इमिट इलेक्ट्रॉन्स. देन वी हैव अ कलेक्टर प्लेट विच इज यूज्ड टू कलेक्ट इलेक्ट्रॉन्स. देन ये जो फोटॉन्स सोर्स से एंटर करेंगे, दे एंटर
through a quartz window. As I told you, quartz window is a semi transparent window. सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब एक साइड से ट्रांसपेरेंट है, दूसरी साइड से ओपेक है, मतलब फोटॉन्स कैन ओनली एंटर, दे कैन नॉट गो आउट, तो वो वहां से बाहर नहीं जा सकते, दे विल ओनली एंटर. As soon as photons from source S, they are incident on emitter plate, immediately we have electrons. तो यहाँ से electrons emit होंगे, तो photons are incident on this photosensitive plate and there is nothing but, मतलब क्या क्या emit होगा surface से? electrons, photo electrons. फिर ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को हमको कलेक्टर प्लेट तक लेके जाना है सो दैट वी कैन मेजर करंट. तो हम लोग यहाँ पे एक सुटेबल पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं. और एक चीज याद रखना, कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को हम नॉर्मली पॉजिटिव रखते हैं, और कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को पॉजिटिव रखने का मतलब ये नहीं है कि इमिटर प्लेट नेगेटिव ही होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, सपोज कलेक्टर प्लेट को मैंने +5 वोल्ट पे रख दिया और इमिटर प्लेट को 0 वोल्ट पे रख दिया, चलेगा, इट इज स्टिल एट पॉजिटिव पोटेंशियल. ऐसा भी हो सकता है मैंने इसको +2 पे रखा है और वो +5 पे है, स्टिल कलेक्टर प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू इमिटर प्लेट. डेफिनेटली आप -2 तो रख ही सकते हो. तो यहाँ पे जब मैं बोलूंगा कि कलेक्टर प्लेट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल इमिटर प्लेट के कंपेरिजन में ज्यादा है. देन कलेक्टर प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके सर्किट में भेजेगा. तो अब रिमेंबर, हम अभी देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. लेकिन एक चीज याद रखना कि यहाँ पे 3 वेरिएबल पैरामीटर्स है, हमको इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस देखने हैं. तो 3 पैरामीटर है जो आप चेंज कर सकते हो. एक है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब सोर्स से जितने फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं उसका इंटेंसिटी. मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ जितने फोटॉन्स, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स. अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो नॉर्मली कंफ्यूजन रहता है, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. अब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो एनर्जी बढ़ता है, कोई भी सोर्स का इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बढ़ेगा. लेकिन यहाँ पे एनर्जी का बढ़ना मतलब 2 अलग अलग मतलब होते हैं. एक, लुक, ये जो सोर्स है, ये सोर्स कंटिन्यूअसली फोटोन इमिट कर रहा है, तो एनर्जी बढ़ाना मतलब या तो फोटोन का एनर्जी बढ़ाना, और मैंने कल ही बताया था फोटोन का एनर्जी मतलब क्या होता है, h nu, E = h nu. इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब एनर्जी बढ़ाना, और एनर्जी बढ़ाने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाना. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप अल्ट्रावायलेट से एक्सरे और गामा रेस की तरफ जा रहे हो. हम वैसा करते नहीं है. यहाँ पे एनर्जी बढ़ाने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाना नहीं है. यहाँ पे एनर्जी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना. फॉर एग्जाम्पल, सपोज हर एक फोटोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी था, और मेरे पास पहले एक ही फोटोन था जो इमिट हो रहा था, तो टोटल एनर्जी इज 2. नाउ इफ आई इंक्रीज द फोटॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स टू 2, तो एनर्जी इज 4, 2 × 2. अगर 3 फोटॉन कर दिए तो 6, 4 कर दिए तो 8, 5 कर दिए तो 10. तो यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब होगा इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड नॉट इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन. क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन रहा तो अगला एक भी ग्राफ तुमको समझ में आएगा नहीं, मतलब खासकर तो इंटेंसिटी का ग्राफ समझ में नहीं आएगा. तो यहाँ पे इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट does not mean increasing the energy of each photon, it means increasing the number of photons, right? तो याद रखना, इंटेंसिटी जब बढ़ाओगे तो इसका मतलब आप पर सेकेंड में जितने फोटॉन्स इमिट हो रहे थे उसको इंक्रीज कर रहे हो, आप हर एक फोटॉन का एनर्जी नहीं बढ़ा रहे हो. इट्स वेरी सिंपल थिंग. अब नॉर्मली एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो कलेक्टर प्लेट है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है. तो हमको जब एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो हमको पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रखना, हर बार हमको पोटेंशियल चेंज करते जाना है. मतलब हमको कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाना पड़ सकता है और हम इंक्रीज करेंगे. तो जब हमको पोटेंशियल इंक्रीज करना होता है तो हमको एक वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स लगता है. तो यहाँ पे एक वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स है. लॉजिकली सोचो, हमारे घर में सप्लाई आता है 220 वोल्ट का, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिसमें करंट का मेजरमेंट है,
तो उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट हो जिसमें करंट का मेजरमेंट हो ना, उसमें वोल्टेजेस आप स्टेप्स में बढ़ाते हो। पहले 0 वोल्ट रखते हो, फिर 1 वोल्ट रखते हो, फिर 2 वोल्ट रखते हो, फिर 3 वोल्ट रखते हो, फिर 4 वोल्ट करते हो। यू इंक्रीज द वोल्टेज इन स्टेप्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स है, और एक्चुअली ये पोटेंशियोमीटर ही है। इसको पोटेंशियल डिवाइडर भी बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर भी बोलते हैं। जहां जहां पे पोटेंशियल चेंज करना होता है, वहां वहां पे आपको एक पॉइंटर दिखेगा, एक जॉकी जैसा कुछ दिखेगा ही, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको शिफ्ट करते हो तो देन वोल्टेज विल चेंज। तो ये जहां जहां पे वोल्टेज चेंज करने का बात आएगा, वहां वहां पे यू विल सी अ जॉकी और अ स्लाइडर। तो यहाँ पे स्लाइडर होगा या जॉकी होगा। तो दिस इज वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स। एंड एज आई टोल्ड यू कि हमको स्टेप्स में पोटेंशियल बढ़ाना है, 0 1 2 3 4 ऐसा स्टेप में बढ़ाना है। तो एग्जैक्टली हमने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया वो समझेगा कैसे? तो उसके लिए क्या चाहिए? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर कभी भी याद रखना, वोल्ट मीटर ऑलवेज इज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टेज कभी भी अक्रॉस अक्रॉस मतलब पैरेलल में ही मेजर होता है। एंड देन ये जो कलेक्टर प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके सर्किट में भेजेगा। तो हमको करंट मेजर करना है, तो हमको क्या चाहिए? माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर क्यों? क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहुत स्मॉल होता है। इट इज इन फ्यू माइक्रोमीटर्स, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल करंट। दैट इज व्हाई यू नीड अ माइक्रोमीटर। एक्चुअली यहाँ पे ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मेजर्स करंट विच इज इन द रेंज ऑफ माइक्रो एमीटर। देन देन करंट इज ऑलवेज मेजर्ड इन सीरीज, ये भी पता होना चाहिए, इसके लिए सीरीज में लगाया है। उसके बाद एक कम्यूटेटर की अरेंजमेंट था। इस कम्यूटेटर की अरेंजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। हमेशा कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव ही होगा और इमिटर प्लेट नेगेटिव ही होगा, ऐसा नहीं है। समटाइम्स यू हैव टू चेंज द पोलैरिटी, और वो क्यों करना है वो आगे समझ में आएगा आपको। तो अगर हमको पोलैरिटीज चेंज करने हैं, मतलब कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव करना है और इमिटर प्लेट को पॉजिटिव करना है, तो हमको पोलैरिटी चेंज करने के लिए एक की अरेंजमेंट है। इसमें वैसे दो की होते हैं, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। यू सी दिस इज समथिंग लाइक दैट, ऐसा है। तो अगर आप सिर्फ स्विच कर देते हो, इसको एक जगह से की उठा के दूसरी जगह पे लगा देते हो, तो पोलैरिटी हो जाता है चेंज। तो कम्यूटेटर की इज जस्ट यूज्ड, मैं इसको कम्यूटेटर की जगह पे कम्यूटेटर की बोल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे की अरेंजमेंट होता है। एक जगह से की उठाया, दूसरी जगह पे लगा दिया, हो गया काम, पोलैरिटी विल चेंज। राइट? तो ये बेसिक अरेंजमेंट है, बहुत सिंपल है। अगर एग्जाम में आता है तो लिखना आना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट, नॉर्मली अल्ट्रावायलेट। It consists of an evacuated glass tube which has a quartz window. Why quartz window? Because quartz window provides path to photons for the light to enter into the tube. You have an emitter plate which is photosensitive plate. When light is incident on this plate, electrons are emitted. Then to collect this photoelectrons, we have a collector plate, right, which is normally at positive potential with respect to emitter plate. Then we have a potential divider arrangement जिसको variable potential source बोलते हो, which helps you to change the potential in steps. We have a voltmeter to measure how much voltage is applied. We have a micrometer to measure how much is the photoelectric current. And there is a commutator key, which basically helps to change the polarity of emitter plate and collector plate. तो ये बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इससे ज़्यादा हमको कुछ लगने वाला नहीं है, एकदम बेसिक बेसिक आइडिया है। इमिटर प्लेट, कलेक्टर प्लेट, इवैक्यूएटेड ट्यूब, क्वार्ट्ज विंडो, सोर्स, कम्यूटेटर की, माइक्रोमीटर, वोल्टमीटर एंड वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स। अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द experiment of photoelectric effect. So what observations we can make? Observations from the experiment of photoelectric effect. Experiment of photoelectric effect. बहुत सिंपल है, एंड यू नीड टू रिमेम्बर कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हम मेजर क्या करने वाले हैं? फोटो करंट। फोटो करंट मतलब करंट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू फोटॉन्स, मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिटेड बाय फोटॉन्स। तो हम यहाँ पे नॉर्मली फोटो करंट मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेंगे। रिमेंबर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर जनरेटेड बाय फोटॉन्स।
उसको मैं फोटो करंट भी बोलता हूँ, क्योंकि बुक टू बुक वेरी करता है। कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेगा, कोई फोटो करंट बोलेगा, उसको कंफ्यूज मत करना। फोटो करंट मतलब फोटोन का करंट, फोटॉन्स दे डोंट हैव चार्ज, तो फोटॉन्स का करंट नहीं होता है वो। तो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एज आई टोल्ड यू, थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशंस जब आप बोलते हो, आप मेजर क्या कर रहे हो? करंट मेजर कर रहे हो। मतलब यहाँ पे जितने भी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, एक को छोड़ के बाकी 3 ग्राफ में करंट का एक्सिस होगा ही, तो हम लोग करंट के एक्सिस को वाई एक्सिस पे फिक्स कर देंगे, सिंपल। तो अब यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हो और मेजर कर रहे हो करंट, तो डेफिनेटली यू आर ऑब्जर्विंग करंट। मतलब इसमें जितने भी ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे, लगभग सब ऑब्जर्वेशन में करंट होगा ही, क्योंकि हम करंट ही तो मेजर कर रहे हैं। तो हम वाई एक्सिस को फिक्स कर देंगे करंट एक्सिस, ये आ जाएगा आपका करंट एक्सिस। तो रिमेंबर दिस करंट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करेक्ट। अब 3 पैरामीटर है जो हम चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो भी हमारे पास लाइट का सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करना मतलब एनर्जी चेंज करना, सिंपल लैंग्वेज में फ्रीक्वेंसी चेंज करना, क्योंकि E इक्वल टू एच न्यू होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो मतलब आप हर एक फोटोन का एनर्जी चेंज कर रहे हो। नंबर 2, यू कैन चेंज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी चेंज करना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना। रिमेंबर प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, light is emitted in the form of small packets. Each packet is called as photon, और each packet has energy equal to h nu। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो आप हर एक पैकेट का एनर्जी चेंज कर रहे हो, और अगर आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो तो आप नंबर ऑफ पैकेट्स इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो। Energy of each photon will not change. If I am changing intensity, I am only increasing or decreasing number of photons emitted. But if I change frequency, I am changing the energy of each packet, each photon. तो या तो आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, या फिर आप इंटेंसिटी चेंज करोगे, या फिर आप कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल चेंज करोगे, क्योंकि इमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके रखा है। वो क्यों करके रखा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर प्लेट तक लाना है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव होना चाहिए, अगर उसको कलेक्टर प्लेट तक आना है तो 3 वेरिएबल्स है हमारे पास। एक वेरिएबल है फ्रीक्वेंसी, दूसरा वेरिएबल है इंटेंसिटी, तीसरा वेरिएबल है पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलता हूं यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट, इन दोनों में सिर्फ इतना ही है कि कलेक्टर प्लेट शुड बी एट हायर पोटेंशियल। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नॉर्मली इमिटर प्लेट को 0 पे रख देते हैं। मतलब इमिटर प्लेट के पोटेंशियल को हम लोग 0 पे सेट कर देते हैं। अब हम चेंज करते हैं तो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल, मतलब इमिटर प्लेट इज ऑलवेज फिक्स्ड एट 0 पोटेंशियल। तो यू आर वेरिंग कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल नाउ। तो या तो तुम इसको पॉजिटिव करोगे, और पॉजिटिव करोगे तो बढ़ाते जाओगे, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, जो भी होगा। और अगर आप नेगेटिव कर रहे हो तो भी इसको 0 पे ही रखा है, और इसको नेगेटिव कर रहे हो। तो इमिटर प्लेट के पोटेंशियल को हमने फिक्स करके रखा है। इसके लिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो तो दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल चेंज हो सकता है। यहाँ पे एक प्लेट का पोटेंशियल फिक्स है और पोटेंशियल चेंज होगा सिर्फ कलेक्टर प्लेट का। तो अब हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल्स है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। और तीनों ही केसेस में हम पहले फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके देखेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑब्टेन्ड। फिर उसके बाद हम चेंज करेंगे इंटेंसिटी एंड वी विल सी व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑब्टेन्ड। फिर वी विल चेंज कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एंड सी हाउ डज दिस ग्राफ चेंज विथ ऑफ कोर्स कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो 3 ग्राफ है, और फिर आगे जाके और 3 है, लेकिन पहले ये 3 बेसिक है। तो सबसे पहला, द फर्स्ट ग्राफ दैट वी वांट टू स्टडी इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी on photoelectric current। on photoelectric current। तो एज आई टोल्ड यू कि एक चीज कॉमन है, दैट इज करंट। तो इसलिए हमेशा हम लोग वाई एक्सिस पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट को प्लॉट करेंगे, और एक्स एक्सिस हम लोग
हमारी मर्जी से जो वेरिएबल चाहिए यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी आर चेकिंग व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे क्या प्लॉट करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी। तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। टोटल वेरिएबल 3 थे, एक फ्रीक्वेंसी था, एक इंटेंसिटी था, एक कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल था। तो अगर जब आप फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हो, क्योंकि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखना है मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, तो जब फ्रीक्वेंसी तुम चेंज कर रहे हो तो बाकी दो पैरामीटर को कांस्टेंट रखना है। मतलब इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, मैं इसको वीसी बोल देता हूँ, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल इज आल्सो केप्ट कांस्टेंट। मतलब कलेक्टर प्लेट इज केप्ट एट सम सुटेबल पॉजिटिव पोटेंशियल। ये तो जीरो ही है, उसको आप सुटेबल पॉजिटिव पोटेंशियल रख दो, 5 वोल्ट कर दो, 10 वोल्ट कर दो, जो भी आपने किया उसको फिक्स रखो। अब ये फिक्स हो गया, इंटेंसिटी फिक्स हो गया। इंटेंसिटी फिक्स होने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज फिक्स्ड। सोर्स में से अगर एक सेकेंड में 100 फोटोन आ रहा है तो 100 ही आएंगे। अब 200 आ रहे तो 200 ही आएंगे, 1000 आ रहे तो 1000 ही आएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स आर फिक्स्ड पर यूनिट टाइम, मतलब इंटेंसिटी इज फिक्स्ड एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल इज फिक्स्ड। अब मैंने जब ये चालू किया था टॉपिक, तब मैं बार बार बोल रहा था सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी। तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब अभी समझ में आएगा आपको। हमारे पास एक इमिटर प्लेट है एंड एज यू ऑलरेडी नो इमिटर प्लेट इज फोटो सेंसिटिव प्लेट। मतलब इस पे जब फोटॉन्स इमिट होगा तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट होगा। लेकिन दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। क्यों? क्योंकि किसी भी फोटोन के लिए इमिशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एज आई टोल्ड यू, मैं वापस बता देता हूँ, मैंने कल भी बताया था, क्योंकि अल्टीमेटली ये मेटल प्लेट है और मेटल प्लेट is made up of large number of metal atoms. So I will just show one of the metal atoms here. तो metal plate is made up of large number of metal atoms. उसमें से मैं एक metal atom यहाँ दिखा रहा हूँ, some just one metal atom I am showing. अब इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट से आना मतलब कहाँ से आना, एटम से आना। मेटल में अल्टीमेटली ये जो मेटल प्लेट है किससे बना है, ये एटम से बना है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्री होके आएंगे, एटम से फ्री होके आएंगे। एटम से फ्री होके आएंगे मतलब कहाँ से फ्री होके आएंगे, ऑर्बिट से फ्री होके आएंगे। और हमको ऑलरेडी पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक गिवन ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स होता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है जो फ्री होने वाला है, इसका एनर्जी मान लो 1.5 eV है। वैसे नेगेटिव में आता है वो, क्योंकि वो बाउंडेड होता है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहां जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो एनर्जी नेगेटिव होता है। तो द आइडिया हियर इज कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है और उसका एनर्जी कितना है -1.5 eV, तो जब तक फोटोन के पास 1.5 eV का एनर्जी नहीं है तब तक ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। सपोज मेरे पास एक फोटोन है जिसका 1 eV एनर्जी था, तो यहाँ पे ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होने के बाद भी एनर्जी ट्रांसफर करता नहीं है। दैट बिकम्स इलास्टिक कोलिजन। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट था कि अगर इसका एनर्जी -1.5 eV है तो फोटोन एनर्जी 1.5 eV होना ही चाहिए, फिर हम एनर्जी बढ़ाएंगे। अब एनर्जी बढ़ाएंगे मतलब क्या करेंगे? नहीं, एनर्जी बढ़ाएंगे मतलब क्या बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। तो यू आर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाया 1.1 eV हो गया, होगा क्या एमिशन? नहीं। फिर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाया 1.2 eV हो गया एमिशन? नहीं। तो जब तक 1.5 eV नहीं होता है तब तक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा नहीं। और ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है फॉर विच द इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड, इसको डिनोट करते हैं न्यू जीरो से, और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच the emission of photoelectrons take place from a metal surface is called as threshold frequency। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तक हमको करंट मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तक फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करने की। अगर इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हुए ही नहीं तो कलेक्टर प्लेट के पास कुछ आया ही नहीं, और अगर कलेक्टर प्लेट के पास कुछ आया ही नहीं तो सर्किट में कुछ गया नहीं, और सर्किट में कुछ गया नहीं तो करंट मिलेगा नहीं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक यू गेट नो करंट। लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आया,
इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग इमिटेड फ्रॉम द इमिटर प्लेट एंड इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होने के बाद कलेक्टर प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो सर्किट में करंट मिलेगा। अब जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यू विल सी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ करंट भी बढ़ता है एंड यू स्टार्ट सीइंग सच अ ग्राफ। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद फ्रीक्वेंसी, मतलब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं लिखने तो कुछ भी नहीं वाला हूँ यहाँ पे क्योंकि नोट्स में सब कुछ है, लेकिन मैं डिफाइन करूंगा। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फॉर विच द इमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक, मतलब द इमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, the minimum frequency of radiation for which the emission of photoelectron takes place is known as threshold frequency। इसका मतलब ये भी हो गया कि जब तक फ्रीक्वेंसी ये थ्रेशोल्ड से कम है तब तक इमिशन नहीं होगा, क्योंकि तब तक फोटोन का एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड हुआ, इसका मतलब इमिशन होगा। और आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। फ्रीक्वेंसी इज सी अपॉन लैम्डा। तो कंडीशंस अगर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखना है, देखो एक चीज याद रखो, आप स्पेक्ट्रम मतलब वो एक्सरे, यूवी, ये सबको आप इन टर्म्स ऑफ या तो फ्रीक्वेंसी बता सकते हो या तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बता सकते हो। वेवलेंथ ज्यादा होना मतलब फ्रीक्वेंसी कम होना, और वेवलेंथ कम होना मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना। वो इनवर्स रिलेशन है दोनों में। तो इमिशन कब तक नहीं होगा? जब तक फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेस देन। और अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखना है, तो अगर वेवलेंथ इज ग्रेटर देन सम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तब तक इमिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉजिकली सोचो, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम है। वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो एनर्जी क्या है? कम है। तो इफ द वेवलेंथ इज ग्रेटर देन some particular value of wavelength known as threshold wavelength, इसको क्या बोला? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोला है? थ्रेशोल्ड wavelength। if the wavelength is greater than threshold wavelength, no emission is possible, and if the wavelength is less than or equal to threshold wavelength, emission is possible। क्योंकि अगर वेवलेंथ कम हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है तो एनर्जी बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाता है तो इमिशन हो सकता है। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, रिमेंबर, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये कैरेक्टरिस्टिक है मटेरियल का। अभी कैरेक्टरिस्टिक है मटेरियल का मतलब अभी एक तो मेटल सरफेस नहीं है ना, जिंक भी है, कैडमियम भी है, तो अलग अलग मेटल सरफेस हो सकते हैं ना। ये जो इमिटर प्लेट है फोटोसेंसिटिव, ये क्या एक ही मेटल होगा क्या? नहीं, it has number of variety, you have zinc, you have cadmium, you have other things also। तो क्या हर एक मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम है? नहीं है, क्योंकि डिपेंड करेगा। अगर आप जिंक यूज कर रहे हो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगा, अगर आप कोई और यूज कर रहे हो तो अलग होगा, क्योंकि हर एक मेटल एटम का, इलेक्ट्रॉन का, उसके ऑर्बिट में एनर्जी अलग होता है। तो इसका मतलब अगर आपने मेटल सरफेस चेंज कर दिया तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग हो जाएगा। अब कई बार तो हम जानबूझ के कोटिंग करते हैं, वी डू सम कोटिंग। हम कोटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्री करवाना है, मतलब हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कम करना है, मतलब कम एनर्जी के फोटॉन्स पे भी इमिशन मिल जाए। और ऐसा करके हम विजिबल लाइट भी यूज कर लेते हैं फिर, क्योंकि अब तक अल्ट्रावायलेट लाइट की बात हो रही है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट का एनर्जी विजिबल से ज्यादा है। लेकिन मेनी टाइम्स बाय विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल कोटिंग, स्पेशल मेटल होता है, उसके कोटिंग से वी रिड्यूस दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। So this threshold frequency is characteristics of a metal surface। Characteristic of metal surface मतलब मटेरियल टू मटेरियल ये चेंज होगा। यहाँ तक क्लियर? तो इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट्स, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम वैल्यू पे इमिशन होगा नहीं। जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे इमिशन होगा उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलोगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो नो इमिशन, मतलब ये रीजन ऑफ नो इमिशन है। और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो देयर इज इमिशन। वेवलेंथ के केस में उल्टा होता है। फॉर द केस ऑफ वेवलेंथ, इफ वेवलेंथ इज ग्रेटर देन सम पर्टिकुलर वैल्यू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, then there is no emission, and if the wavelength is less than or equal to threshold wavelength, there is emission।
ये पहला ग्राफ। अब वी विल सी हाउ photoelectric current varies with intensity of light। तो नंबर 2 है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन photoelectric current, ऑन photoelectric current। नाउ एज आई टोल्ड यू, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे तो बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस हमेशा फिक्स है। y एक्सिस हमेशा कौन है? करंट है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, और यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी था, अब कौन है? इंटेंसिटी है। अब थोड़ी गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे ना, इंटेंसिटी भी आई से डिनोट होता है, करंट भी आई से डिनोट होता है। तो एक काम करेंगे, मैं इसको लिख दूंगा पीसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो करंट है। यहाँ पे ये फोटो करंट है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे फोटो करंट है, और एक्स एक्सिस पे कौन है? अब इंटेंसिटी है। हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल थे, एक था कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, एक था फ्रीक्वेंसी, एक था इंटेंसिटी। जब तुम फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे थे तो तुमने तो आपने दोनों पैरामीटर को कांस्टेंट कर दिया, मतलब आपने पहले से इंटेंसिटी फिक्स करके रखा था, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम फिक्स था। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल भी सुटेबल पॉजिटिव पोटेंशियल पे था, तो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल भी फिक्स था। चेंज हो रहा था तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा था। अब आप चेंज कर रहे हो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी को क्या करोगे? कांस्टेंट करोगे, और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को भी क्या करोगे? कांस्टेंट करोगे। सिर्फ एक यहाँ पे कंडीशन है, वो कंडीशन है कि तुमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट तो कर दिया, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इमिशन हो ही नहीं रहा है, तो तुम जब इमिशन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो कौन सा करंट मेजर करने वाले हो तुम? तो दैट इज द आइडिया हियर, कि व्हेन यू आर वेरिंग इंटेंसिटी, you are keeping collector plate potential constant and you are keeping frequency constant, मतलब energy of each photon is kept constant, but ये जो frequency constant है, this frequency should be greater than or equal to threshold frequency। अब बहुत सिंपल है ये, it is extremely simple idea। तो अभी समझ लेते हैं पहले why it is so simple। इसके लिए मेरे को ये सब हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो let us first remove all this, then let us see, लेट अस से, चलो एक नया डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल वे। सपोज ये हमारे पास वो फोटो क्या बोलते हैं उसको, इवैक्यूएटेड ट्यूब था, ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है। एंड इमेजिन यहाँ पे हमारे पास ये वो प्लेट है, कौन सा? इमिटर प्लेट है। ये कौन है? फोटो सेंसिटिव प्लेट है। फिर यहाँ से एक क्वार्ट्ज विंडो हमने अरेंज कर लिया, यहाँ पे एक क्वार्ट्ज विंडो है, इस क्वार्ट्ज विंडो से कौन एंटर करेगा? लाइट एंटर करेगा। अब इमेजिन इमेजिन हमारे पास एक सोर्स है अल्ट्रावायलेट लाइट का। अल्ट्रावायलेट लाइट का सोर्स होने का मतलब ये होता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब इमिशन पॉसिबल है क्या? यस है। लेकिन ये जो सोर्स मैं यूज करने वाला हूँ, इस सोर्स को मैंने अभी तक टर्न ऑन किया ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं किया। स्टार्ट नहीं किया तो कितने फोटॉन्स आए? 0। अगर फोटोन ही नहीं आया तो करंट कितना है? 0। तो इफ देयर इज नो फोटोन मतलब इंटेंसिटी 0, फोटोन नहीं होना मतलब इंटेंसिटी 0 होना। इफ इंटेंसिटी इज 0, photo electrons emitted is 0, if there is no photo electron there is nothing that is reaching collector plate। तो यहाँ पे कलेक्टर प्लेट पे कुछ भी नहीं आएगा, कलेक्टर प्लेट पे कुछ भी नहीं आएगा तो सर्किट में कुछ भी नहीं जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो फिर करंट 0 होगा, तो 0 एंड 0। फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0, क्योंकि इंटेंसिटी भी क्या था? 0। अब इसको बहुत अच्छे से सुन लेना, मैंने पहले भी बताया है, इंटेंसिटी इंक्रीज करना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करना। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है जो मैं भी बोलने जा रहा हूँ। सपोज सपोज इंटेंसिटी 1 कर दिया। इंटेंसिटी 1 करने का मतलब है कि एक फोटोन इंसिडेंट हुआ, और एक फोटोन इंसिडेंट हुआ तो उसने एक इलेक्ट्रॉन भी इमिट कर दिया, राइट। तो इंटेंसिटी अगर 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो एक इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे भी गया, और कलेक्टर प्लेट ने
सर्किट में मेजर किया तो करंट भी 1, 1 एंड 1 एंड 1, सब कुछ 1, इंटेंसिटी 1, करंट भी 1। ये सिर्फ समझने के लिए है। तो आपको पता है 1 और 1 ग्राफ कैसा दिखता है, पता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे 1 एंड 1। अब इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब फोटोन की एनर्जी को बढ़ाना बिल्कुल नहीं होता है। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। जब एक फोटोन था तो एक इलेक्ट्रॉन था, अब दो फोटॉन्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे? दो होंगे। और अगर दो होंगे तो वहां पे कितने पहुंचेंगे? दो पहुंचेंगे। तो करंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इट इज लीनियर विथ इंटेंसिटी। मतलब ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म है। y इक्वल टू एम एक्स मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x। तो अगर फोटॉन्स दो है मतलब इंटेंसिटी दो है, तो इलेक्ट्रॉन्स दो है, इलेक्ट्रॉन्स दो है तो करंट भी दो है, तो दो है मतलब यहाँ पे आ गया। फिर मैं इंटेंसिटी को 3 कर देता हूँ तो 3 फोटॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 फोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट के पास पहुंच गए, तो करंट भी कितना मिल गया? 3 मिल गया। तो करंट विल ऑल्सो भी 3। तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो इफ यू सी, इफ यू प्लॉट, यू गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मोर और लेस। हाँ, तो द वेरिएशन ऑफ, बातें करना बंद कर दो, पीछे निकाल लो क्या तुमने पहना है, निकाल लो। हाँ। अभी आखिरी के महीने में हैं हम लोग, इसके बाद रिवीजन चालू करना है। मैं बिल्कुल बैठने नहीं दूंगा। रिवीजन तो छोड़ दो, मैं कल से मना कर दूंगा, मत आओ। तो एक भी वर्ड टॉलरेट नहीं हो पाएगा। देन अगर आप वेरिएशन देखोगे तो ये वेरिएशन क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी मतलब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट इज लीनियर, इसको लीनियर ग्राफ बोलते हैं। मतलब y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म है ये इन सिंपल लैंग्वेज, राइट? तो सिंपल है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज linearly with intensity provided the frequency of the photon is greater than threshold frequency। नहीं तो लगा दिया इंफ्रारेड रेडिएशन, देख रहे हो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं आ रहा है, कैसे आएगा करंट? क्योंकि वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है किसको फ्री करने के लिए? इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए। ये हो गया सेकेंड ग्राफ। अब जो तीसरा ग्राफ है, तीसरे ग्राफ में, तीसरे ग्राफ में हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल चेंज करेंगे। सो इफेक्ट ऑफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं है। इफेक्ट ऑफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखो, वापस से वही 3 वेरिएबल्स, यू हैव द सेम 3 वेरिएबल्स, उसमें से 2 को फिक्स करेंगे। यहाँ पे किसको चेंज करने वाले हो? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को चेंज करने वाले हो। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को चेंज करना है तो एक्स एक्सिस पे कौन आएगा? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल आएगा, वीसी आएगा, राइट? अब वो नोट्स में मैंने नोटेशन क्या यूज किया मुझे याद नहीं, लेकिन मैं इसको वीसी लिखने वाला हूँ। तो आई एम चेंजिंग कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, राइट? तो जब कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल चेंज करोगे तब क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए? इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। एंड अगेन कंडीशन वही है, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर वैसा नहीं है तो फिर इमिशन नहीं होगा। अब सिर्फ डिफरेंस क्या है? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल याद रखो, इमीटर प्लेट को, इमीटर प्लेट के पोटेंशियल को तुमने हमेशा क्या रखा है? 0 वोल्ट। तो इमीटर प्लेट के पोटेंशियल को हमने हमेशा 0 वोल्ट पे रखा है। अब कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल दो तरीके से चेंज हो सकता है, एक तो पॉजिटिव वैल्यूज पे मतलब पॉजिटिव कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल आएगा, या फिर नेगेटिव आएगा। तो हम दोनों करके देखेंगे। तो कम्यूटेटर की का काम अभी यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो हम पहले देखेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए। अब इमेजिन, इमेजिन सपोज यहाँ पे मेरे पास 3 फोटॉन्स थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए? 3।
हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए। ये इमिटर प्लेट था, ये कलेक्टर प्लेट है। अब जब तक मैं कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करता नहीं हूं, तब तक इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट के पास पहुंचने नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है और कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव होगा तो ही अट्रैक्ट होगा, तो ही वहां पे जाएगा, कलेक्टर प्लेट पे पहुंचेगा तो सर्किट में जाएगा तो करंट देगा। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल 0 है, इमीटर तो ऑलरेडी 0 पे है, इमीटर तो ऑलरेडी 0 पे है, ये भी 0 पे है, तो नो इलेक्ट्रॉन्स शुड रीच कलेक्टर प्लेट, मतलब देयर शुड बी 0 करंट। करेक्ट? ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? सही है, एक्सपेक्टेशन तो सही है, बहुत सही है। दो दो रीजंस है इसके। नंबर 1, ये जो 3 फोटोन मैंने दिखाया है, ये 3 फोटोन पर सेकेंड है। हर एक सेकेंड में इतने ही फोटॉन वापस आएंगे, हर एक सेकेंड में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स वापस इमिट होंगे, बराबर? तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते गए तो जाएंगे कहाँ पे? वो यहीं पे इमिटर प्लेट के पास में रह जाएंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया, बराबर? मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे जमा हो गए, और ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी को रिपेल करता है। अब रिपेल करेगा तो जाने की जगह है किधर इसके पास? पीछे तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी फोटोन आके और भी इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है। फोटोन आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। जाएंगे कहाँ रिपल्शन की वजह से? कलेक्टर प्लेट के पास जाएंगे। नंबर 1, राइट? तो इवन दो अगर आपके पास 0 वोल्ट भी है दोनों, राइट, जस्ट अ मिनट, ओके, तो इवन दो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल 0 था, लेकिन बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, तो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन सम इलेक्ट्रॉन्स विल स्टिल रीच कलेक्टर प्लेट। मतलब पहली चीज तो पक्की है कि यहाँ पे 0 कलेक्टर पोटेंशियल पे करंट 0 नहीं होगा, देयर विल बी सम करंट हियर। तो कलेक्टर प्लेट, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि x की वैल्यू 0, y एक्सिस पे पॉइंट आता है, तो x एक्सिस पे कौन है? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, वो कितना था? 0। लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 हुआ क्या? नहीं, तो वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, सम वैल्यू। ये एक रीजन था, और एक रीजन था, और एक रीजन ये था, हमने जस्ट मेंशन किया कि इमिशन होने के लिए, इमिशन होने के लिए फ्रीक्वेंसी कम से कम कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड। इमेजिन ये जो फोटोन था, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन का मतलब ये होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए एनर्जी चाहिए था, एग्जैक्टली उतना ही है इसके पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए चाहिए था -1.5, इसके पास कितना है? +1.5। लेकिन लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है मतलब एनर्जी फोटोन के पास ज्यादा है। मान लो ये जो फोटोन थे इसके पास 2 eV का एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कितना चाहिए? -1.5। तो कितना बच गया? 0.5। कहाँ गया? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहाँ गया? किसका एमिशन? कैसे होगा एमिशन? एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक फोटोन के पास 2 eV एनर्जी है, उसने कोलिजन करके एक इलेक्ट्रॉन को 1.5 दे दिया और 0.5 खुद के पास रख लिया, अगली बार यूज करेगा, वैसा तो कुछ होता नहीं है। वन फोटोन, बिकॉज दिस इज पार्टिकल, यू आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वन फोटोन कैन कोलाइड ओनली विथ वन इलेक्ट्रॉन। जो भी है उस एक कोलिजन में ही है, दूसरी बार नहीं होगा वो। ऐसा नहीं होगा ना कि 0.5 रख लिया, अब मैं अगली बार वापस कोलाइड करूंगा, वैसा नहीं होता है वो। क्या होगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन विल एक्सीलरेट, मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि बचा हुआ एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन ने रख लिया, दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये अब ये इसके आगे ही जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनता है ना, वही कॉन्सेप्ट है। एनर्जी जितना फोटोन के पास आया वो दो काम करेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाएगा, और बचा हुआ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। मतलब 0.5 eV, मैं एग्जांपल के लिए नंबर्स यूज कर रहा हूं, तो ये जो 0.5 eV है, इट इज टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो दो चीजें हो गई, एक तो यहाँ पे रिपल्शन था,
तो एक दूसरे को पहले ही रिपेल कर रहे हैं, ऊपर से काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी होना, तो वेलोसिटी है तो रिपेल होते होते सीधा कहाँ गए, कलेक्टर प्लेट के पास गए। दैट इज द आइडिया। यहाँ तक क्लियर। अब मैं कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाता हूँ। पहले हमने कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को 0 रखा था, इंटेंसिटी फिक्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर दिया। 0 कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल पे हमको एक सम वैल्यू ऑफ करंट मिल गया। अब अगर मैं कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को पॉजिटिव करता हूँ, पॉजिटिव करता हूँ मतलब अभी मैं इसको सपोज +1 करता हूँ, फिर +2 करूंगा, फिर +3 करूंगा, फिर +4 करूंगा, फिर +5 करूंगा, मतलब मैं बढ़ाते जाऊंगा। तो क्या होगा, जैसे बढ़ाओगे, जब तक 0 था तब तक पर सेकेंड थोड़े थोड़े ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहे थे, बराबर। लेकिन जैसे ही आपने वोल्टेज पॉजिटिव करना स्टार्ट किया, अब पर सेकेंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल रीच, मतलब करंट विल इंक्रीज। फिर आपने और पोटेंशियल को पॉजिटिव कर दिया, तो अब और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। फिर आपने और बढ़ा दिया, और भी ज्यादा पहुंचेंगे, फिर और बढ़ा दिया तो सारे ही पहुंच गए। सारे मतलब हर सेकेंड में जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं सारे, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है वो कंटिन्यूसली आ रहा है। सपोज मेरे पास अगर इंटेंसिटी 10 है, तो हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, 10, तो पूरे के पूरे 10 पहुंच गए, बराबर। करेक्ट। तो हो क्या रहा है, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जब आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हो कलेक्टर प्लेट का, तो करंट बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट मतलब मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग द कलेक्टर प्लेट, मतलब द करंट विल बी मोर। बट देयर विल कम अ स्टेज, जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए सारे ही इलेक्ट्रॉन दे आर रीचिंग कलेक्टर प्लेट। अब तुम कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को कितना भी बढ़ा दो, और जब पर सेकेंड में प्रोड्यूस ही 10 हो रहा है, तो कितने आएंगे, 10 ही आएंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका करंट हो जाएगा कांस्टेंट। इसको बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब ये हो गया कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड पर सेकेंड दे आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर प्लेट। अब जब तक तुम इंटेंसिटी नहीं बढ़ाओगे तब तक अब करंट नहीं बढ़ सकता। अब करंट हो गया कांस्टेंट वैल्यू, वो 0 करंट नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो उसको अच्छे से इमेजिन कर लो। वापस से इमेजिनेशन हियर विल प्ले अ वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल। अगर मेरे पास पर सेकेंड कलेक्टर प्लेट पे 100 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इमेजिन 100 इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट हो गए। अब जब मैंने 0 पोटेंशियल रखा था कलेक्टर प्लेट का, तो ऑलरेडी 5 6 7 जा ही रहे थे, बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। एक तो काइनेटिक एनर्जी था, एक तो म्यूचुअल रिपल्शन था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। करेक्ट। अब जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूँ, पॉजिटिव पोटेंशियल करता हूँ, 1 वोल्ट करता हूँ, 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, 4 करता हूँ, 5 करता हूँ, तो अब ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कलेक्टर प्लेट पे, तो करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। लेकिन रिमेंबर, इंटेंसिटी फिक्स है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज फिक्स्ड। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आएगी कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल की, जिस वैल्यू के लिए एक सेकेंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते सारे के सारे कलेक्टर प्लेट पे आ गए, बराबर। अब तुम इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ाओ, सॉरी, आप अब कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को कितना भी बढ़ाओ, अब आप कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को 10,000 वोल्ट कर दो, 50,000 वोल्ट कर दो, तुम 1 लाख वोल्ट कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रोड्यूस हो रहे थे वो तो पूरे ही आ गए। अब जब तक अगला लॉट इलेक्ट्रॉन्स का प्रोड्यूस नहीं होता तब तक कुछ नहीं आएगा। मतलब हर सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का फिक्स था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस पर सेकेंड क्या था, फिक्स था। तो अब कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल इंक्रीज करके फायदा नहीं है। आप कितना भी कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल लगाओगे तो आपको करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसको, ये सैचुरेशन करंट है। तो समझ में आया। 0 कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, मतलब फोटो करंट की वैल्यू 0 नहीं थी, फिर इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग 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 एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट। यहां तक क्लियर। अब उल्टा करके देखते हैं। उल्टा करना मतलब अब आप कलेक्टर प्लेट को माइनस वैल्यूज पे लेके जाओगे। अब ये 0 पोटेंशियल पे नहीं होगा, ये पॉजिटिव पे भी नहीं होगा, किस पे होगा, नेगेटिव पे होगा। अब नेगेटिव करना, पॉजिटिव करने का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग कलेक्टर प्लेट एंड दे आर गोइंग इनटू सर्किट टू मेजर करंट। लेकिन नेगेटिव करने का मतलब उल्टा होता है, उनको रोकने की कोशिश करना,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, सामने भी नेगेटिव है, तो दे शुड स्टॉप। फिर वापस से हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे मैंने स्लाइटली नेगेटिव कर दिया, मैंने कलेक्टर प्लेट को जैसे थोड़ा सा ही नेगेटिव कर दिया, तो एक भी इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचना नहीं चाहिए, लेकिन पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? वो जो 0.5 eV बच गया था ना, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी था। तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगा वो अभी भी जाएगा, इवन दो सामने का प्लेट नेगेटिव है, वो फिर भी जाएगा क्योंकि उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है। करेक्ट, राइट। अब जैसे जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाता हूं, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब अभी आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो, पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं पोटेंशियल को नेगेटिव 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 करता जाऊंगा, मतलब मैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 करता जाऊंगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग विल डिक्रीज, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग कम 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 होते जाएंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी सेम नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन आ गया, फिर ये कहाँ से आ गया? अभी इसके पास तो 2 eV का एनर्जी था, यहाँ से फ्री होने के तो 1.5 लगता है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास सेम काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो जाने चाहिए तो नहीं जाने चाहिए। अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन के पास सेम लेफ्ट ओवर काइनेटिक एनर्जी है, तो सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन एक चीज हमने कंसिडर नहीं की जो सोचनी चाहिए, आपको आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपको सिर्फ ग्राफ दिखाना है। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम डेप्थ से आते भी नहीं है। लुक व्हाट हैपेंस इज, कई बार कई बार फोटोन मटेरियल के थोड़ा अंदर चले जाता है, तब तक कोलिजन नहीं हुआ उसका, और कोलिजन कब हुआ? जब वो मटेरियल के अंदर है। मतलब इसने जो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया वो कहां से किया? थोड़े अंदर से किया। और दूसरा जो फोटोन था उसने कहां से किया? थोड़ा ऊपर से किया, सरफेस से किया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो थोड़े डेप्थ से आ रहा है, थोड़े से अंदर से आ रहा है, ये जब मटेरियल के बाहर आएगा, तो यहाँ पे तो और भी एटम्स है कि नहीं है, तो इसका क्या होगा? स्कैटरिंग होगा, रिपल्शन होगा, स्कैटरिंग होगा, इसको ऊपर आने में डिफिकल्टी होगी। तो इसने अपना एनर्जी लूज कर दिया। हो सकता है 0.5 की जगह पे 0.2 ही लेके आया है, 0.3 गया, अंदर के अंदर गया, राइट, करेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, इवन दो फोटॉन्स का एनर्जी सेम था, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ इमिट नहीं भी होते। तो किसी किसी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, किसी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कम है, तो जिसका ज्यादा है वो नेगेटिव पोटेंशियल को ओवरकम करके भी पहुंच रहा है, जिसका कम है वो नहीं पहुंच रहा है। तो अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाऊंगा, मतलब मैं ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, वैसे वैसे करंट क्या होगा? कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। फाइनली फाइनली कम होते 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 फाइनली बन जाएगा जीरो। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल की जिस नेगेटिव वोल्टेज वैल्यू के लिए करंट जीरो हुआ उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। द वैल्यू ऑफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और ये नेगेटिव है याद रखना, द वैल्यू ऑफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर विच photoelectric current becomes zero is known as stopping potential। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक गया, वो भी नहीं पहुंच पाया। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट एज अ फंक्शन ऑफ कलेक्टर पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो इफेक्ट ऑफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट के दो पार्ट्स है, एक है पॉजिटिव पोटेंशियल, एक है नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव साइड पे होता है सैचुरेशन, नेगेटिव साइड पे होता है जीरो करंट। और कब होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पे। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, अब देखो दो चीज है यहाँ पे, हमने क्या क्या कांस्टेंट रखा था? फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। अब सपोज सपोज मैं सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करता हूं, लेकिन अलग इंटेंसिटी पे करता हूं। मतलब अब पहले मैंने इंटेंसिटी का वैल्यू फिक्स रखा था 10, अभी मैं कर देता हूं 20। अभी एक बार इंटेंसिटी का वैल्यू फिक्स कर दिया तो थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट चेंज नहीं होगा। रिमेंबर रिमेंबर हम एक्सपेरिमेंट के टाइम एक ही वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, दैट इज कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो पहले मैंने इंटेंसिटी 10 करके रखा था,
फिर ये ग्राफ मिल गया। अब मेरे को ऐसा लगता है कि एक अलग इंटेंसिटी पे करके देखना चाहिए, फिर वापस मैं इंटेंसिटी 20 कर दूंगा, अब फिक्स रख दूंगा, अभी क्या चेंज करूंगा। फिर मुझे लगता है कि और एक बार करके देखना चाहिए, तो फिर मैं वापस से एक दूसरा इंटेंसिटी का वैल्यू यूज कर लूंगा, फिर मैं वापस से एक तीसरा इंटेंसिटी का वैल्यू यूज करूंगा, फिर मैं चौथा इंटेंसिटी का वैल्यू यूज करूंगा। लेकिन थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है। आप इंटेंसिटी फिक्स कर रहे हो, फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो, फिर वापस से पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो, वापस से पूरा एक्सपेरिमेंट चेंज परफॉर्म कर रहे हो। तो ऐसा अगर करते जा रहे हो तो यू विल सी, अभी ग्राफ मैं रफली रफली बता रहा हूँ, ये कल हम एग्जैक्टली देखेंगे, मैं अभी अप्रोक्सीमेट ग्राफ बता रहा हूँ। तो व्हाट यू विल नोटिस इज, जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा, नेचर ऑफ द ग्राफ विल रिमेन सेम, नेचर ऑफ द ग्राफ विल रिमेन सेम, सिर्फ ये ऊपर 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 शिफ्ट होता जाएगा। जितना ज्यादा इंटेंसिटी है उतना ज्यादा फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। क्योंकि सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ फोटोन पे। तुमने फ्रीक्वेंसी चेंज किया था क्या? तुमने जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया तो हर एक फोटोन का एनर्जी कितना था? सेम था। अगर हर एक फोटोन का एनर्जी सेम था तो जितना काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या है? फिक्स है। तो इफ यू परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट एट डिफरेंट इंटेंसिटीज, व्हाट यू नोटिस इज दैट देयर इज ओनली शिफ्ट इन द ग्राफ। यहाँ तक क्लियर? तो फिर जैसे इंटेंसिटी चेंज किया वैसे फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हो। जब फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, इंटेंसिटी सेम रखोगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल कम था, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। फ्रीक्वेंसी का सीधा कनेक्शन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब फोटोन का एनर्जी बढ़ाना, फोटोन का एनर्जी बढ़ाना मतलब इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए फिक्स वैल्यू लगती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री होने के लिए 1.5 ईवी चाहिए तो 1.5 ईवी ही चाहिए। अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया फोटोन का, मतलब हमने एच नू बढ़ा दिया, जहां पहले 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन था अब 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन हो गया। फिर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन हो गया। लेकिन तीनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कितना चाहिए था? 1.5। तो पहले केस में रिमेनिंग एनर्जी कितना है? 0.5। दूसरे केस में कितना है? 1। तीसरे केस में कितना है? 1.5। तो पहले केस में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या है? कम है। अभी कम है तो कम पोटेंशियल पे स्टॉप हो जाएगा वो। अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए ज्यादा लगेगा, और भी बढ़ा दिया तो उसको रोकने के लिए और भी ज्यादा लगेगा। तो जब मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ, देखो पहले जब अलग अलग इंटेंसिटी पे किया था तो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये जो नेगेटिव साइड है वो सेम था, पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हुआ था ग्राफ। लेकिन जब मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, इंटेंसिटी सेम रखता हूँ, तो उस केस में जो नेगेटिव साइड का ग्राफ है वो शिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिव का सेम रह रहा है। तो ये डिटेल्स हम लोग कल वापस से कर लेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे।